जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो जो मैंने बीआरएस की डाली थी उसके अंदर मैंने अपना नोटबुक के ऊपर आपको लिख के सारा बेसिक कवर करवा दिया था। कुछ एंट्रीज आप लोगों को समझा दी थी और कुछ आप लोगों को मैंने सम करके भी दिखा दिया था, है ना। मतलब एंट्रीज जो थी वो भी समझा दी थी मैंने। ऑलमोस्ट हर एंट्री मैंने समझा दी थी। एक या दो तरह की एंट्रीज बस रहती थी, वो इसके अंदर मैं समझा दूंगी। एंड द सेकंड वन इज़ कि मैंने आप लोगों को कैश बुक और पासबुक के बीच का डिफरेंस अच्छे से बता दिया था। कैश बुक अगर आपको बैलेंस दिया उसके अकॉर्डिंग आपने एंट्रीज कैसे देखनी है, पासबुक के अकॉर्डिंग कैसे देखनी है, कैश बुक को कौन बनाता है, पासबुक को कौन बनाता है, किस तरीके से आपने सारी चीज़ें मैनेज करनी, मैंने आप लोगों को पूरे लॉजिक के साथ बता दी थी। ओके, वही सारी चीज़ें आज फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ओके, बट पिछली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में गए थे, इस बार ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा शॉर्टकट वे में जाएंगे। जो एंट्रीज नहीं हुई थी पिछली बार उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो हो चुकी थी उन्हें एक बार बस जस्ट एक बार रिमाइंड करेंगे एंड दैट्स ऑल। ओके, तो देखो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, मैंने टोटल 3 चार्ट्स बनाए हैं जिसके अंदर आपके तीनों तरह के बैलेंसेस दिए हुए हैं। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक, और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी की सारी एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं कि किस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब किस ट्रांजैक्शन में आपने क्या एडजस्टमेंट करनी है। ओके, यानी कि आपको क्या बैलेंस दिया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपने किस ट्रांजैक्शन की क्या एडजस्टमेंट करनी है, ये सारा कुछ इसके अंदर गिवन है। ओके, तो मैं इसके अंदर एक तो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक ले लेती हूँ और एक एज पर पासबुक ले लेती हूँ। ट्राई करूँगी ओवरड्राफ्ट का भी बता दूँ। फेवरेबल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस एंड अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट। ओके, सबसे पहला है हमारा कोजेज ऑफ डिफरेंस। कोजेज ऑफ डिफरेंस में हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, सारी ट्रांजेक्शन्स। पहली है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक हमने डिपॉजिट कर दिया। ओके, यानी हमने किसी तीसरी पार्टी से चेक लिया था, उसे हमने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कैश में, कैश बुक में डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पैसे आ चुके हैं, बट अब तक वो चेक बैंक ने क्लियर ही नहीं किया है, यानी इन कैश नहीं किया। अगर उन्होंने इन कैश नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री जो हमने डेबिट साइड पे डाली थी उसे क्रेडिट साइड पे डाल के कट कर देंगे, यानी रिवर्स करके उसे कैंसिल कर देंगे। ओके, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि पहले प्लस थी डेबिट साइड पे थी, अब क्रेडिट साइड पे चलेगी यानी माइनस होगी। ओके, वहीं पे अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो कैश बुक का, तो जहाँ फेवरेबल में प्लस हुई, सॉरी माइनस हुई है, वहाँ ओवरड्राफ्ट में अनफेवरेबल में क्या होगी, प्लस हो जाएगी। ओके, अगर मान लो पासबुक है आपके पास, तो पासबुक में क्या होएगा, पासबुक के अंदर आप लोगों ने कैश बुक के अंदर क्या कर ली, ट्रांजैक्शन कर ली है, ठीक है, लेकिन अभी तक पासबुक के अंदर वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी तक बैंक ने वो चेक क्लियर ही नहीं किया है। तो बैंक क्या करेगा, उसको ऐड करेगा। रीज़न ये है कि वो उसको क्लियर करेगा और फिर उसको ऐड कर देगा। ठीक है, राइट। ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अगर मैं आप लोगों को कैश बुक और पासबुक दोनों के वे से समझाऊंगी, आप लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था एक बैलेंस याद कर लो, कैश बुक का याद कर लो, उसका रिवर्स पासबुक का कर देना, उसी का रिवर्स क्या हो जाएगा हमारा, कैश बुक के 2 रिवर्स हैं, एक तो पासबुक और एक ओवरड्राफ्ट कैश बुक। और पासबुक का ओवर रिवर्स क्या है, ओवरड्राफ्ट पासबुक। ठीक है, आपको जिस अकॉर्डिंग सही लगता है उस अकॉर्डिंग आप लोग कर लो। ओके, बाकी मैं सिर्फ कैश बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझा देती हूँ, पासबुक के अकॉर्डिंग समझाया बहुत कंफ्यूजन होगी आपको। ठीक है, इसके बाद आएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक। चेक इशू करना मतलब हमने किसी तीसरी पार्टी को दिया है। ओके, तो हमने किसी तीसरी पार्टी को दिया है यानी हमारे खाते से पैसे जाएंगे। अगर हमारे बैंक से पैसे कटेंगे हम उसे किस साइड डालेंगे, कैश बुक की क्रेडिट साइड। अगर हमने क्रेडिट साइड डाला पैसा, है ना, अगर हमने क्या किया,
उसको क्रेडिट साइड डाला पैसे को, ठीक है। लेकिन अभी तक बैंक ने वो क्या किया है, अभी तक बैंक ने सामने वाले पार्टी को पैसा दिया ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक ने, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, यानी कि हमने अभी तक बैंक को चेक नहीं दिया या ओके। तो अगर हमने अभी तक बैंक को चेक ही नहीं दिया है तो क्या होगा, जैसे देखो आपने किसी थर्ड पार्टी को क्या किया, चेक इशू किया किसी दूसरी पार्टी को, जैसे आप और आपका दोस्त है, आपके दोस्त को पैसे चाहिए थे, आपने उसको क्या किया, चेक इशू कर दिया, ठीक है, कि ये ले भाई तू इतने का चेक ले ले मुझसे। अभी तक उसने जाके बैंक में वो पैसे वो चेक ही नहीं डिपॉजिट करवाया, बैंक को पैसे चेक ही नहीं देके आया। तो जब तक वो बैंक को चेक नहीं देके आएगा आपके बैंक से पैसे कैसे कट सकते हैं, है ना। तो पहले जब आपने अपने दोस्त को चेक दिया था, आपने क्या किया था, उसको क्या किया था, क्रेडिट साइड लिखा और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। लेकिन अभी तक आपके बैंक से पैसे गए ही नहीं है क्योंकि आपके दोस्त ने अभी तक वो चेक बैंक को दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे और डेबिट साइड पे लिख के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ओके, ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या दी है, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन अ बैंक बाय अ कस्टमर, इन बैंक बाय अ कस्टमर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक कस्टमर था, हमने उससे चेक लेना था, उसने क्या किया, डायरेक्टली बैंक में जाके चेक को डिपॉजिट कर दिया। जब उसने डायरेक्टली बैंक में जाके पैसे चेक को डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने क्या किया, उसको इन कैश किया और क्या हो गया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। तो हमारी जो पासबुक है उसके अंदर तो हमारा ऐड हो गया था, ओके। लेकिन अभी तक हमने ऐड नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ओके। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे कैश बुक के अंदर भी। अब आगे आगे दिया, इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली इनकम रिसीव कर ली, यानी हमारे खाते में पैसे आ गए। तो जब हमारे खाते में पैसे आ गए, हम क्या करेंगे, कैश बुक के डेबिट साइड पे ऐड कर देंगे। एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि हमने ही बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जब भी हमारे ये सारे एक्सपेंसेस आएंगे, आप बिना हमसे पूछे हमारे बैंक से हमारे खाते से पैसे निकालना और उनके एक्सपेंसेस को सारे पे कर देना, ओके। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो वो जो एक्सपेंसेस थे, वो एक्सपेंसेस हमारे बैंक अकाउंट से चले गए, कम हो गए, पे तो हमारी अकाउंट से हुए हैं ना। तो अगर वो हमारे अकाउंट से कम हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे कैश बुक में से, ओके, यानी उसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। इसीलिए हमने एक्सपेंसेस को क्या किया, माइनस किया, ओके। आगे चले। अब नेक्स्ट है हमारे पास बैंक चार्जेस लीव्ड बाय बैंक। बैंक चार्जेस लीव्ड बाय बैंक क्या होता है कि बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस लिए, यानी कि जैसे हमारा बहुत सारा कैश है हमारे अकाउंट के अंदर, तो उसको होल्ड करने का पैसा, उसको होल्ड करने के चार्जेस, साथ में जैसे वो हमारे बिहाफ पे कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं उसके चार्जेस, या हमारे बिहाफ पे कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं उसके चार्जेस, अगर हमारे बिहाफ पे वो कोई किसी को भी चेक इशू कर सकते हैं, हमने उसे इतनी दी हुई है छूट कि आप इनको चेक इशू कर देना, इतने लोगों को इस टाइम पे चेक इशू करना है हर मंथ, या फिर हर मंथ इनके बैंक अकाउंट में इतने पैसे डलवा देना, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के चार्जेस, तो अलग अलग चीज़ों के चार्जेस होते हैं। तो बैंक ने अगर हमसे वो चार्जेस लिए हैं, हमारे खाते से कट गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको कैश बुक में से भी डिडक्ट कर देंगे। ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसा तो होगा नहीं जो कहेगा कि नहीं मैं बैंक चार्जेस नहीं दूंगा, मुझे मेरे पैसे वापस दो, ऐसा तो कोई होगा नहीं, ओके। तो इसीलिए क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसको माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक, कैश बुक के अंदर गलत डेबिट हो गया या फिर पासबुक के अंदर गलत डेबिट हो गया, चाहे कैश बुक में गलत डेबिट हुआ हो चाहे पासबुक में गलत डेबिट हुआ हो, ओके। तो उसके अंदर क्या है, हमने रिसिप्ट ज़्यादा दिखा दी है। मान लो कि हमने कोई चीज़ क्रेडिट करनी थी, हमने गलती से उसको डेबिट में डाल दिया, ठीक है, हमने गलती से उसे डेबिट कर दिया, चाहे वो कैश बुक में हो चाहे वो पासबुक में हो, रिसिप्ट हमने ज़्यादा दिखा दी, चाहे वो बैंक की दिखाई हो चाहे वो हमारी दिखाई हो, है ना। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको
कैंसिल करने के लिए रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, उसे क्रेडिट साइड लिख देंगे, जो किस चीज़ की साइड है, पेमेंट्स की, यानी कि सब्ट्रैक्ट की। इसका मतलब अगर हमने कोई भी कैश बुक के अंदर या फिर पासबुक में कोई भी ट्रांजैक्शन गलती से डेबिट कर दिया, उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, वहीं पे अगर हमने पासबुक या कैश बुक में से दोनों में से किसी में भी गलती से क्रेडिट कर दिया हो, तो क्रेडिट करने का मतलब क्या है, हमने अपनी पेमेंट ज़्यादा शो की है। ओके, यानी हमने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे काट दिए हैं। हम मान लो हमें करना था डेबिट 500, लेकिन हमने क्या कर दिया, क्रेडिट 500, यानी हमें कहाँ प्लस करने थे 500, वहाँ हमने माइनस कर दिए। तो जो माइनस किए हैं उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे 500 लिख देंगे। तो उससे क्या होगा, दोनों 500 आपस में कट हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए क्या करते हैं हम, क्रेडिट अगर हमने गलत कर दिया तो हम ऐड करेंगे, और अगर हमने गलती से डेबिट गलत कर दिया है तो हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये केस अच्छे से देखना, अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपकी डेबिट साइड है, बैंक कैश बुक की डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। ठीक है, डेबिट साइड की अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग और क्रेडिट साइड की अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ओके, क्योंकि ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, सच्ची बता रही हूँ, जितना मर्जी देख लेना, बहुत सारे लोग भी समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा। मुझे अब समझ में आया है, व्हेन आई एम डूइंग CA एंड BCom, मुझे इन क्लासेस में जाके ये टॉपिक समझ में आया, क्योंकि पिछली क्लासेस में जब भी करवाती थी, जितने भी टीचर से मैंने ये समझा है ना, चाहे मेरी अपनी क्लास इंचार्ज क्लास टीचर थी, सब्जेक्ट टीचर थी, या फिर मेरी और कोई सब्जेक्ट टीचर थी जिनको आता था अकाउंट्स, या यूट्यूब से जिनसे समझती थी, या कोई और भी। ठीक है, उनका पता है क्या था, अंडरकास्टिंग है, कैश बुक की अंडरकास्टिंग हो रही है डेबिट साइड की, तो क्या हो जाएगा, हमने डेबिट साइड की अंडरकास्टिंग कर दिया है, ये ऐड हो जाएगा। हमने क्रेडिट साइड की अंडरकास्टिंग कर दी है, माइनस हो जाएगा। ऐसे बोलती थी वो, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मुझे आज तक नहीं समझ आया, सच्ची कसम से मुझे कभी नहीं समझ आया, बट अब समझ आ गया। तुम्हारे पास अच्छा चांस है, अच्छे से समझ लो। अगर सच्ची बता रही हूँ, ये समझ में आ गया, लाइफ सेट है भाई, 11th क्लास की लाइफ सेट है, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है सिर्फ 11th क्लास की, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा दिमाग खाता है एंड तक। इतना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं खाते होंगे, फाइनल अकाउंट्स भी नहीं खाते होंगे दिमाग, जितना ये खाता है, क्योंकि इसका रट्टा ही लगाना पड़ता है एंड में, और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है इसमें। तो इसलिए समझ लो। देखो, कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी होती है, रिसिप्ट साइड। कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड, है ना। अब हमने क्या किया, डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड की अंडरकास्टिंग कर दी, यानी हमने 500 दिखाना था, 400 दिखा दिया। ठीक है, अगर हमने 400 दिखा दिए, 100 और दिखा देंगे, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे मान लो हमने ओवरकास्टिंग कर दी, इसकी 500 दिखाना था, हमने 600 दिखा दिया। ठीक है, तो हमने जो 100 एक्स्ट्रा दिखा दिया, उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स करके कैंसिल कर देंगे। रिवर्स कैसे होगा, क्रेडिट साइड पे जाके, और क्रेडिट साइड पे जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। यानी अगर हमने रिसिप्ट कम दिखा दिया है तो उसको प्लस करके और दिखा देंगे, और अगर हमने उसको ज़्यादा दिखा दिया है तो हम उसको माइनस करके कम कर देंगे, है ना। जैसे आप सम करते हो, आपको टीचर ने बोला 500 में से कि आप लाइक आप कोई सम करते हो, है ना। आपने जैसे आप ना कोई सामान लेके आ रहे हो, ठीक है, आपकी मम्मा ने बोला बेटा ये ना 500 का आएगा। ठीक है, तो आप 500 रुपये लेके गए, 500 की जगह पे आप 400 रुपये ले गए। ठीक है, तो आप जब 400 रुपये उसको दे के आए, ठीक है, दुकानदार को, वो कहेगा 100 रुपये और चाहिए, तो आप क्या करोगे, 100 रुपये और जाके दे दोगे, है ना। क्या हुआ फिर, इससे आपने ऐड कर दिए इसके अंदर पैसे, है ना। वहीं पे आपने मान लो 500 देने थे, 600 दे दिए, है ना। तो दुकानदार क्या करेगा, आपको 100 रुपये वापस दे देगा। तो जो 100 रुपये दिए उसने क्या किया, 600 में से 100 रुपये माइनस करके फिर 500 अपने पास रख लिए, बाकी 100 क्या थे आपको वापस कर दिए। यानी 600 में से उसने टोटल 500 माइनस कर दिए, और बाकी जो 100 बच गए वो आपको वापस। ठीक है, तो यानी अंडर कास्टिंग हुई
तो ऐड करेंगे, ओवरकास्टिंग हुई तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्रेडिट साइड का समझ लेते हैं। अब देखो क्रेडिट साइड यानी पेमेंट की साइड है, ठीक है। आपकी मान लो कि पेमेंट्स हुई थी 500 की, आपने गलती से कितने की शो कर दी, 400 की, ठीक है। यानी आपने माइनस कितना करना था, 500, माइनस कितना किया, 400, तो जो 100 रह गया उसको भी माइनस कर दोगे, ठीक है, समझे। देखो रिसिप्ट साइड है आपकी, रिसिप्ट साइड पे आपने 500 रुपये अर्न किए थे, किसी से आपने 500 रुपये लिए थे, ठीक है। आपने क्या करना था, ऐड 500, ठीक है, 500 रुपये उसके अंदर ऐड करने थे रिसिप्ट में। कर कितने दिए, 400, तो जो 100 रुपये रह गए उसको वापस से ऐड कर दो, है ना। और अगर आपने 500 ऐड करने थे, उसकी जगह आपने 600 ऐड कर दिए, तो क्या करोगे, 600 में से 500 का कितना आ गया, 100, यानी आपने 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो जो 100 एक्स्ट्रा ऐड किए उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड पे लिख के कैंसिल कर देंगे, ठीक है। वैसे ही पेमेंट साइड है, पेमेंट में से आपने मतलब कैश बुक का जितना बैलेंस था उसमें से आपने 500 रुपये कम करने थे, आपने किए कितने, 400 कम किए, तो अब क्या करोगे, 100 रुपये और कम कर दो, ठीक है। वहीं अगर आपने 500 रुपये शो करने थे, 500 रुपये कम करने थे कैश बुक में से, लेकिन आपने कर कितने दिए, 600 रुपये कम कर दिए, तो आपने जो 100 रुपये एक्स्ट्रा कम किए हैं उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिख के ऐड कर देंगे, ताकि 100 आपस में कट जाए और हमारे सिर्फ 500 रुपये जो हमने कम करने थे वही कम हो, हमारे ना एक्स्ट्रा कम हो ना ही कम हो सॉरी, ठीक है। यानी हमारा ना तो बैलेंस कम रहे ना ही हमारा बैलेंस ज़्यादा हो, हमारा जितना बैलेंस होना चाहिए था उतना ही हो जाए, ओके। होप सो अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला करें, देखो अगला क्या है, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। बैंक ने डायरेक्टली बिल रिसीवेबल कलेक्ट कर लिया, यानी कि बिल क्या कर लिया, डायरेक्ट बैंक ने कलेक्ट कर लिया। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है कि हमने किसी पर्सन से पैसे कलेक्ट करने थे, ठीक है, उस बिल के ऊपर, लेकिन वो पर्सन डायरेक्टली बैंक को हमारे पैसे दे के आ गया, ठीक है। तो जब वो डायरेक्टली बैंक को दे के आ गया तो हम क्या करेंगे, बैंक ने हमारे खाते में पैसे डाल दिए, ठीक है, उससे लेके तो हम भी क्या कर देंगे, कैश बुक में ऐड कर देंगे। वहीं पे अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज। देखो ओवरड्राफ्ट हमारा एक बैलेंस था, उसके ऊपर क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। जब ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है तो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट हमारा बैलेंस कम हो जाता है, यानी कैश बुक में क्रेडिट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके डन। बाकी का बस आप इतना ही लर्न कर लो। मैं हमेशा ऐसे ही करती थी, मैं हमेशा कैश बुक का लर्न करती थी और उसी के अकॉर्डिंग अपना सारा का सारा देख लेती थी, ऊपर बैलेंस कौन सा है, जो बैलेंस होता था उसके हिसाब से अपना रिवर्स करके या फिर सेम एज इट इज़ वैसे ही करके कि क्या कहते हैं उसको, सिनोनियम है ना, सिनोनियम कहते हैं कि सेम सेम है या फिर रिवर्स करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को देख लेती थी, सिर्फ एक ही करके जाती थी मैं कैश बुक का, वही सबसे अच्छे से पल्ले पड़ता था मेरे। इसके बाद है फाइनल बैलेंस। फाइनल बैलेंस में क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आपके पास देखो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, और पासबुक का भी फेवरेबल बैलेंस आता है, यानी क्रेडिट बैलेंस आता है, पॉजिटिव बैलेंस आता है। देखो अगर आपके पास कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिए, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि पॉजिटिव बैलेंस आए एंड में, या फिर ये भी पॉसिबल है एंड में नेगेटिव है। अगर एंड में पॉजिटिव आता है इट मीन्स पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, अगर एंड में नेगेटिव आता है इट मीन्स पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है इट मीन्स कि अगर पॉजिटिव आता है तो ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक है, और अगर नेगेटिव आता है यानी फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक है, ओके। इसका सीधा साफ मतलब ये है कि अगर आपके पास फेवरेबल बैलेंस है तो अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल बैलेंस ही आया है, कैश बुक का दिया है तो पासबुक का फेवरेबल आया है,
पासबुक का दिया है तो कैश बुक का फेवरेबल आया है, ठीक है। और अगर आपको ओवरड्राफ्ट दिया है कैश बुक का तो और नीचे पॉजिटिव बैलेंस आया है, ठीक है, एंड में पॉजिटिव आया है, तो इट मीन्स वो ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक है। और अगर आपको पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया है और एंड में पॉजिटिव है, इट मीन्स वो ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक है। और अगर नेगेटिव आता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फेवरेबल दिया है और एंड में नेगेटिव है, इट मीन्स वो ओवरड्राफ्ट आ गया। और अगर ओवरड्राफ्ट दिया आपको स्टार्टिंग में और एंड में आपका नेगेटिव आ गया, इट मीन्स वो फेवरेबल बैलेंस हो गया, यानी पॉजिटिव बैलेंस हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इसके साथ आपके यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं ख़त्म, सारी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं ख़त्म, ओके। तो अब मैं ज़रा थोड़ा थ्योरी पे आप लोगों का ध्यान दे देती हूँ, ओके। इस फ़ोन को थोड़ा साइड रखें आप लोग, ठीक है, और अपनी बुक खोल लो और बुक के ऊपर ध्यान दो, फ़ोन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। फ़ोन को साइड में रखो, सिर्फ मेरी वॉइस सुननी है और बुक के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। पेज नंबर 560 निकाल लो, ओके। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज BRS। चलो 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट अपनी अपनी बुक्स लेके आओ, बहुत सारे बच्चे नहीं लेके बैठे होंगे। और ये जितने भी 3 मैंने पेजेस दिए हैं उन तीनों पेजेस का क्या लेना है, स्क्रीनशॉट, और उसको सेव करके रखना है, ताकि जस्ट पेपर से पहले आप लोग इसको फटाफट रिवाइज कर लो कि कौन सी एडजस्टमेंट की कैश बुक के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रीटमेंट है, ठीक है। चलो जी, जल्दी 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 जल्दी, स्पीड अप। चलो जी करते हैं। तो BRS क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। जब कोई भी कस्टमर अपनी बैंक की पासबुक रिसीव करता है बैंक से, या फिर बैंक स्टेटमेंट को रिसीव करता है, तो क्या करता है, अपनी सारी की सारी एंट्रीज जो पासबुक के अंदर होती है उसको कैश बुक के एंट्रीज के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो एंट्रीज होती हैं कैश बुक के अंदर, ठीक है, वो जनरली क्या करती हैं, पासबुक के साथ टैली कर जाती हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर कोई बैलेंस दिखता नहीं है, और जो भी बैलेंस दोनों की बुक्स के बीच में शो होता है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो कि आपकी पासबुक का सारा टोटल दे दिया है बैंक ने, और साथ में आपने भी कैश बुक का टोटल कर लिया, ठीक है। तो दोनों के दोनों पासबुक्स के अंदर अगर टोटल होगा, ठीक है, तो उस टोटल में जितना बैलेंस होगा, जैसे कि पासबुक है उसकी डेबिट है और क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो बैलेंस कैरी डाउन होगा ना, जो बैलेंस कैरी डाउन होगा डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, जिस भी साइड पे होगा, वो जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो दोनों बुक्स के अंदर सेम होगा, कैश बुक में भी और पासबुक में भी, ओके। तो यही बोल रहा है कि जब एक कस्टमर बैंक से अपनी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है, तो वो क्या करता है, अपनी कैश बुक की जितनी भी एंट्रीज है उसको पासबुक की एंट्रीज के साथ मैच करता है। नॉर्मली कैश बुक की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो पासबुक के साथ टैली कर जाती हैं, और जो बैलेंस होता है दोनों बुक्स के अंदर जो भी शो होता है वो सेम ही होता है, ओके। यानी कि जो बाय बैलेंस कैरी डाउन होता है वो जनरली सेम ही होता है, ओके। लेकिन प्रैक्टिस के ड्यूरिंग क्या होता है कि ये डिफर करते हैं। इट मीन्स कि जैसे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जब हम इसको रियलिटी में जब इसको मैच करते हैं तो ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों बैलेंस डिफर करते हैं। यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई, ऐसे तो एंड तक क्या आएगा, दोनों के बैलेंस मैच कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे उन ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या होएगी, गड़बड़, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आप पर हर एक ट्रांजैक्शन को एक एक करके मैच करते हो, तो वहां पे कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होगी जो बैंक ने नहीं लिखी होगी, कुछ ऐसी होंगी जो हमने नहीं लिखी होंगी, ओके। तो ये डिसएग्रीमेंट का केस होता है, यानी कि इसके अंदर सारी बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं। तो जब भी ये डिसएग्रीमेंट का केस होता है तो इसके में
हम कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को मैच करने के लिए BRS बनाते हैं, ठीक है। तो BRS जनरली हमारी प्रिपेयर होती है ताकि हम अपने, एक सेकेंड, टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी BRS हम तब प्रिपेयर करते हैं, इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ताकि हम क्या कर सकें, जो कैश बुक का बैलेंस है उसको हम बैंक के बैलेंस के साथ मैच कर सकें और जितने भी डिफरेंस हैं दोनों के बीच में उनको शो कर सके और उनके रीजंस निकाल सके और आगे जाकर उसके लिए हम कुछ नेसेसरी स्टेप्स ले सकें ताकि अगली बार से, नेक्स्ट टाइम से ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस में गलतियां निकली हैं वो गलतियां ना निकलें। ओके, इन शॉर्ट देखें एक बार, वापस से सारा रिपीट करते हैं। BRS क्या है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है। एक कस्टमर को जो होता है वो बैंक से अपनी पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट को रिसीव करता है और वो क्या करता है, उस बैंक स्टेटमेंट या उस बैंक पासबुक को अपनी कैश बुक के साथ मैच करता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो कैश बुक के और पासबुक की एंट्रीज होती हैं वो टैली कर जाती हैं और उन दोनों का जो बैलेंस होता है वो भी सेम आता है, ठीक है। यानी बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन वो जनरली सेम होता है या फिर टू बैलेंस कैरी डाउन भी सेम होता है, ओके। बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं यानी जब हम सिंगल सिंगल एंट्री को मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, हम कुछ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या होता है, एक डिसएग्रीमेंट का केस होता है और ये जो डिसएग्रीमेंट का केस होता है कैश बुक या पासबुक के बैलेंसेस के अंदर, तो इन सारे बैलेंसेस को हम मैच करने के लिए क्या करते हैं, BRS को क्रिएट करते हैं। सो इन शॉर्ट BRS इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ मैच कर सके और जितनी भी गलतियां हैं उनको रिकंसाइल कर सकें, ओके। जितनी भी गलतियां उनको रिकंसाइल कर सके और आगे के लिए हम कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके या फिर कुछ हम स्टेप्स ले सके ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई भी गलतियां किसी भी बुक के अंदर ना हो, ना तो बैंक स्टेटमेंट में हो और ना ही हमारी कैश बुक में हो, ओके। अब BRS बनाने की जरूरत क्यों है, सबसे पहले तो a bank reconciliation statement records, locates the error or omissions that may have been committed either on the part of the customer or the bank. The errors so detected can be rectified accordingly. क्या मतलब है इसका ये मतलब हो गया कि एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जितने भी एरर्स होते हैं, जितने भी ओमिशंस होते हैं, ठीक है, उन सभी को क्या करती है, लोकेट करने में हेल्प करती है। यानी कि कहाँ पर गलतियां हुई हैं, कहाँ पर डालना भूल गए हैं या फिर कहाँ पर गलत अमाउंट डाली है, अंडर कास्टिंग हुई है, ओवर कास्टिंग हुई है, गलती से कहीं डेबिट तो नहीं कर दिया, गलती से कहीं क्रेडिट तो नहीं कर दिया, ओके। या तो कस्टमर ने या फिर बैंक ने, यानी या तो कैश बुक के अंदर या फिर पासबुक के अंदर, तो दोनों के अंदर ही वो सारे के सारी गलतियां और सारी की सारी भूल यानी कि ओमिशंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सारे एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं और सारी ओमिशन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट में बोला है बाय प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट द कस्टमर बिकम श्योर ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द बैंक शोन बाय द कैश बुक। यानी कि जब एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है तो जो कस्टमर होता है वो ये इस चीज़ को लेके श्योर हो जाता है कि जो कैश बुक उसने बनाई है वही बैंक ने भी बनाई है और जो बैंक हमें बैलेंस दिखा रहा है वो गलत नहीं दिखा रहा है, यानी बैंक हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा है। इट हेल्प्स हिम इन मेकिंग द फर्दर ट्रांजेक्शंस विद द बैंक, ठीक है। वो क्या करता है, देखो अगर आपका बैंक क्या करेगा, आपके साथ फालतू के पैसे काटेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको उसके रिकॉर्ड्स भी नहीं शो करेगा कि उन्होंने पैसे क्यों काटे।
आप क्या करोगे, उस बैंक में अपना खाता बंद करवा दोगे, कहोगे मैंने आपके साथ आगे ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। इसीलिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, ताकि पासबुक और कैश बुक दोनों के बैलेंस मैच हो, एरर्स निकाले जाएं, उनको रेक्टिफाई किया जाए, और जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट बिल्ड हो और वो बैंक के साथ और ज़्यादा ट्रांजेक्शन करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि जो कैश बुक है उसका बैलेंस 20,000 शो हो रहा है, लेकिन पासबुक का बैलेंस 15,000 शो हो रहा है। तो जब हम दोनों को रेक्टिफाई करते हैं तो ये देखा जाता है, ठीक है, कि जो चेक थे 5,000 के वो बैंक के अंदर डिपॉजिट तो किए गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें कलेक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, यानी अभी तक वो इन कैश नहीं हुए थे। ठीक है, तो सिर्फ उन 2 चेक्स के कारण ही जो है हमारा बैंक का बैलेंस 15,000 आ रहा था, यानी पासबुक का बैलेंस 15,000 आ रहा था। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है हमें, थर्ड में हमें बोला है अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ अ रिवाइज्ड कैश बुक। ठीक है, एक जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है ना, वो हमारी रिवाइज्ड कैश बुक को प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होती है। आप लोगों को तो ये है नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब आपको बीआरएस की बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दी होती हैं, उसके अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सी एडजस्टमेंट को कैश बुक के अंदर से ही सही किया जा सकता है। यानी कि कैश बुक से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं कि कैश बुक के अंदर हमने रिकॉर्ड नहीं किया या फिर कैश बुक में हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको हम क्या करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, जिसको हम रिवाइज्ड कैश बुक भी बोलते हैं। उसके अंदर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर बाकी जितनी पासबुक की एडजस्टमेंट रह जाती हैं उसे हम बीआरएस में करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को आगे आएगा। ओके, अगर आगे आप लोगों को ये चैप्टर होता है, वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो। ओके, तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या करती है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हेल्प करती है हमारी एक रिवाइज्ड कैश बुक बनाने में, यानी एक और कैश बुक बनाने में, कि हम कैश बुक के अंदर बाकी जितनी ट्रांजैक्शंस गलत हुई हैं या नहीं रिकॉर्ड हो पाई हैं उन्हें रिकॉर्ड करें और सारे एरर्स को सही करें। ठीक है, जैसे कि बैंक चार्जेस से रिलेटेड एंट्री होगी, वो पासबुक में बैंक ने तो कर दी, हमने नहीं की, तो हम उसको रिवाइज्ड कैश बुक के अंदर कर देंगे। क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट अलोड और चार्ज्ड बाय द बैंक, उसको हम डेबिट या क्रेडिट साइड पे कैश बुक की कर सकते हैं, सही कर सकते हैं ना। और डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी या रिसीव कर ली, तो वो हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा। ओके, क्योंकि वो बैंक ने कर दिया, हमने नहीं किया, तो इसलिए हम उसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बनाई जाती है रिवाइज्ड कैश बुक। ओके, अब फोर्थ होता है हमारा, फोर्थ में हमें बोला है पीरियोडिक प्रिपरेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एम्बेजलमेंट बाय द स्टाफ ऑफ द फर्म और इवन डेट ऑफ द बैंक। देखो, जब हमारी ये स्टेटमेंट पीरियोडिक बेसिस के ऊपर होगी, यानी हर महीने हम क्या करेंगे, अपनी पासबुक के साथ कैश बुक को मैच करेंगे, तो जो हमारी फर्म होगी वो भी ये कहेगी कि हर महीने कैश बुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस सारा मैच होता है, तो हम क्या करेंगे कि हम अब कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कैश बुक के अंदर हमने बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया तो फिर क्या आएगा, बैंक के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी चोरी पकड़ी जा सकती है। और अगर बैंक के अंदर रिकॉर्ड हो गया, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो भी हमारी चोरी पकड़ी जा सकती है, क्योंकि सर को पता लग जाएगा या मैम को पता लग जाएगा कि यहाँ पे इतने पैसे गायब हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो एम्बेजलमेंट है, चोरी है या धोखाधड़ी है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, चाहे वो हमारी फर्म हो चाहे वो बैंक हो, दोनों के केसेस में ही उनके स्टाफ चोरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर पीरियोडिक बेसिस पे प्रिपेयर होती है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि कोई भी कैशियर है, ठीक है, वो कोई भी एंट्री पा रहा है कैश बुक के अंदर, ठीक है, लेकिन उसने वो कैश डिपॉजिट नहीं किया। जैसे कि आपने अपने कैशियर को 15,000 रुपये दिए और बोला कि ये जाके ना उसके अंदर डिपॉजिट, आप बैंक के अंदर गए, ठीक है, बैंक में जो कैशियर बैठा होता है, आपने कहा ये लो 15,000 रुपये मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो। ओके, उसने कहा ओके सर मैं कर दूंगा डिपॉजिट। तो
वो डिपॉजिट दिखाता है कि उसने डिपॉजिट कर दिए हैं, ठीक है, उसके अंदर पा देता है पासबुक के अंदर कि इतने पैसे डिपॉजिट हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में उतने पैसे डिपॉजिट नहीं किए होते, उसने एक्चुअल में पैसे नहीं डिपॉजिट किए होते। तो क्या हो जाएगा ये, जब बाद में हम उन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या पता चलेगा कि एक्चुअल में बैंक के अंदर तो पैसे हैं ही नहीं, ठीक है, तो यानी एम्बेजलमेंट हुई है। तो इसीलिए इसी डर के कारण क्या होंगे, जो बैंक है और जो फर्म के स्टाफ हैं वो एम्बेजलमेंट यानी चोरी करना कम कर देंगे, राइट। इसके बाद फिफ्थ है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है, अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प्स इन रिवीलिंग द अननेसेसरी डिले इन द कलेक्शन ऑफ चेक्स ऑफ द बैंक, सॉरी बाय द बैंक। यानी कि जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है वो हमारी अननेसेसरी डिले को रिवील करती है कि बैंक ने कितना डिले किया है हमारे चेक्स के कलेक्शन में। यानी देखो, जैसे चेक बॉक्स होता है ना वहाँ पे बैंक के अंदर, हर बैंक में होता है, तो हम क्या करते हैं, उस चेक बॉक्स के अंदर जाके अपना चेक डाल के आ जाते हैं। तो बैंक ने, हमने मान लो 1 तारीख को डाला और बैंक ने उसको 6 तारीख को क्या किया, इन कैश किया। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू, रिकंसिलेशन के थ्रू हम क्या देख सकते हैं कि जो चेक है वो कितने दिन बाद इन कैश हुआ है, ओके। यानी कि एक्चुअल में जो बैंक है वो चेक्स की कलेक्शन कितने टाइम के बाद करता है, कितनी ज़्यादा अननेसेसरी डिले करता है वो, ठीक है। और किस चीज़ में हेल्प करता है, इट आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ चेक्स विच हैव बीन सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि वो बैंक के उन सारे चेक्स का ट्रैक रखता है जो कि हमने कलेक्शन के लिए भेजे थे। यानी कि हमने कुछ चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए थे, ठीक है, तो उसके अंदर से कहीं कोई चेक ऐसा तो नहीं है जो बैंक ने अपने पास रख लिया हो, या फिर कहीं कोई चेक ऐसा तो नहीं है जो बैंक ने अभी तक पैसे ना पे किए हों, या फिर कहीं किसी के गलत तो नहीं पे कर दिया। तो इन सारी चीज़ों का भी वो क्या रखते हैं, पूरा पूरा ट्रैक रखते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पता चल गया ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है। हाँ जी जी, पता चल गया। थर्ड क्वेश्चन करें, आ जाओ। कोई भी 3 रीज़न देने हैं कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस के डिफरेंस के, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसके अंदर आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है। 3, जैसे इसके अंदर 3 एंट्रीज दी हुई है, 3 ट्रांजेक्शन दी, वैसे कोई 3 ट्रांजेक्शन देना और उसके अंदर रीजंस दे देना कि कैश बुक में ऐड क्यों होता है और पासबुक में सब्ट्रैक्ट क्यों होता है, या फिर कैश बुक में सब्ट्रैक्ट और पासबुक में ऐड क्यों होता है, ओके। देख लेते हैं इसके अंदर कौन सी दी हैं, क्यों दी हैं, रीज़न क्या दिए हैं, ठीक है, सारा पढ़ लेते हैं, ओके। पहला दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक तो इशू कर दिया नहीं, हमने थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी, जो भी हमारी दूसरा सामने वाला ऑपोजिट पर्सन, हमने उसको चेक तो दे दिए हैं, लेकिन अभी तक जो बैंक है उसने वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए हैं। यानी कि अभी तक उसने वो इन कैश करके हमारे बैंक से पैसे नहीं काटे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या दिया है, व्हेन द बिजनेसमैन मेक्स पेमेंट थ्रू अ चेक ही एंटर्स इट एट द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। जैसे मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई, अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे कैश बुक की। लेकिन जो बैंक है अभी तक उसने लेस नहीं किया, ठीक है, उसने अभी तक डेबिट साइड पे उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, जो बैंक है। तो इसीलिए दोनों के चेक्स के जो वो प्रेजेंट करेंगे उसके बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ओके। यानी कि कैश बुक का जो बैलेंस होगा, पासबुक का जो बैलेंस होगा, उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। हमने अपने उससे माइनस कर दिया है, लेकिन अभी तक बैंक ने माइनस नहीं किया है, तो बैंक ज़्यादा शो करेगा, हम अपना कम बैलेंस शो करेंगे, है ना। वैसे ही चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, और क्रेडिट मेड बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट अलॉट बाय द बैंक, ये सारा आप खुद से करोगे, ओके, क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन्स मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि ये वाली ट्रांजेक्शन टफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। स्टार्टिंग में जाना है, आपकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन दी हुई है और उन सभी की बहुत अच्छे से क्या की है, एक्सप्लेनेशन की हुई है, ठीक है। तो उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखना है, समझना है, जोन से पॉइंट्स इजी लगते हैं उनको कर देना, जोन से टफ लगते हैं उनको छोड़ देना, ओके।
वन मोर थिंग, आप लोगों को 1-2 थ्योरी के क्वेश्चंस भी दूंगी और बहुत सारे, इवन मेरे ख्याल से 10 to 12 क्वेश्चंस तो बड़े आराम से प्रैक्टिकल के दूंगी, ठीक है। तो मुझे पिछली वीडियो पे 2-3 बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया था, डेट्स इनफ फॉर मी, ओके। मेरे लिए वो भी काफ़ी है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, मेरे लिए काफ़ी है। अगर मेरे लिए 4 बच्चों को समझ भी आ रहा है ना मेरा समझाया हुआ, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चंस डालूंगी, पूरा क्वेश्चन तो बताना नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन का थ्योरी भी नहीं बतानी आप लोगों ने। थ्योरी आप लोग अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना, मैंने पहले बता दी थी जर्नल के अंदर कैसे थ्योरी अटेम्प्ट होती है, ठीक है, कैसे करनी है, ओके। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपसे पूछा है, क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज़ है। उसके बाद उसकी नीड लिख दो, नीड पूछी है पहले मीनिंग लिख दो, फिर नीड लिख दो। ये डिफरेंस पूछा दोनों का, पहले बैंक रिकन्सिलेशन का मीनिंग दे दो, उसके बाद ये डिफरेंस दे दो सारा का सारा, ओके। इस तरीके से करना है। और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर फ्लो चार्ट और कंक्लूजन ऐड कर देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 पेज पे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पेज पे। थ्योरी में स्पीड इज मस्ट, ठीक है। और मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हैं। जब तक मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आएंगे, चाहे मुझे 3 बच्चे ही भेजना, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट मुझे आंसर्स चाहिए। जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अगली वीडियो अपलोड नहीं करने वाली, ओके। क्योंकि यहाँ पे मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं कर रही कि आप लोग समझो और निकल जाओ, इसलिए भी कर रही हूँ, इतने इतने क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आ रही हूँ, उन्हें लिख रही हूँ, ठीक है। टाइपिंग में टाइम जाता है, ठीक है। मुझे कम से कम सारी ये पीपीटी बनाने के अंदर, ये सारा जो मैंने बनाया है ना, ये टेबल चार्ट, इसको बनाने में मेरे को कम से कम 1 घंटा लगा है। इतने से को बनाने में 1 घंटा गया। आप लोगों को लगता नहीं होगा 1 घंटा गया, बट इट्स रियलिटी, 1 घंटा गया है मुझे, ओके। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे रिजल्ट्स चाहिए, मुझे सारे बच्चे आंसर भेजेंगे, ओके। और मैं बताऊंगी कौन सा आंसर सही है और कौन सा नहीं। जो सही नहीं होगा उसके अंदर आप लोग मुझे बताना आपने कौन सी एंट्री ऐड की है, कौन सी सब्ट्रैक्ट की है, वहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी, ओके। आप चाहो तो इस पहले 1 या 2 क्वेश्चंस के अंदर या फिर आपकी जो बुक की इलस्ट्रेशन होगी उसके अंदर आप ये जो चार्ट मैंने दिया है, टेबल चार्ट, इनका स्क्रीनशॉट लेके रखना और उसके अंदर उसको सॉल्व करते टाइम यूज़ कर लेना। फिर जो क्वेश्चंस मैंने दिए होंगे उनको बिना इस चार्ट को यूज़ किए फिर उन्हें करके देखना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके साइड इलस्ट्रेशन भी कवर हो जाएंगी और साथ में आपके जो प्रैक्टिकल मैंने दिए होंगे वो भी कवर हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो क्या करना है, अब सारे की सारी थ्योरी लिख कर देखनी है और साथ में प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं, साथ में इलस्ट्रेशन सॉल्व करनी है। बुक के प्रैक्टिकल नहीं, जो मैं दूंगी वो प्रैक्टिकल, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बुक से नहीं है, वो बाहर से है, ठीक है। अगर बाहर वाले आप कर लोगे देन या फिर तो बल्ले बल्ले समझो, ठीक है। फिर तो, और अगर वो सही आ गए तब तो पक्का ही बल्ले बल्ले। फिर तो पेपर से पहले बस ये चार्ट देख के चले जाना, सारा बेड़ा पार है, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, जाके अपनी इलस्ट्रेशन रिवाइज करो। वो इलस्ट्रेशन रिवाइज करने के बाद वापस इस पे आना, जो क्वेश्चंस आगे दिए होंगे मैंने उन्हें सॉल्व करना, ठीक है, ओके। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। और कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर दूंगी, ओके। मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं रहा है, आपके अकॉर्डिंग कुछ रह गया है तो प्लीज़ लेट मी न्यू अबाउट इट, ओके।